नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एंजॉय विथ आरसी सिंह पे। तो पिछले वीडियोज में अब तक जितने लेक्चर अटेंड किए हैं आप लोगों ने, उनमें ये बताया गया था कि जो प्रश्नावली 6.1 है उसमें तीसरे क्वेश्चन तक की बातें हो चुकी थी। उसके पहले 3 परिचय वाले वीडियो थे जिनमें फार्मूले, जो नियम थे, प्रमेय थी, अभिग्रहितें थी, इन सब पर डिटेल में बिल्कुल चर्चा हो चुकी थी। तो उन्हीं का प्रयोग करते हुए हम लोग इस प्रश्नावली को सॉल्व कर रहे थे। तो इस प्रश्नावली को सॉल्व करते हुए हम लोगों ने 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। अब बचे हुए 3 क्वेश्चन थे, चौथा, पांचवा और छठा क्वेश्चन। तो इसको आज हम लोग तीनों डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि आकृति 6.16 यानी कि एक इसके साथ जो चित्र अटैच है वो ये वाली आकृति है, आकृति 6.16। तो यहाँ पे आकृति 6.16 में x प्लस वाई जो एंगल इसमें दिए गए हैं, x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है। तो सिद्ध कीजिए कि एंगल AOB यानी कि एंगल AOB, ये पूरा एंगल, यानी कि सॉरी एंगल नहीं था, कि AOB एक रेखा है, AOB ये पूरी एक सिंगल लाइन है। अब इसको हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं? तो इसको ऐसे सिद्ध कर सकते हैं कि ये दो जो कोण हैं ये आसन्न कोण बनाएं। ऐसे आसन्न कोण बनाएं कि इन दोनों का योगफल अगर हम लोग 180 डिग्री दिखा सके, यानी कि जो एंगल W है और जो एंगल Z है, इन दोनों को जोड़ने पर अगर हमें 180 डिग्री प्राप्त हो जाता है, तब हम इस रेखा को कह सकते हैं ये सरल रेखा है। अदरवाइज ये भी कह सकते हैं कि x प्लस वाई, ये भी दो आसन्न कोण दिखा दें हम, ऐसे आसन्न कोणों का रैखिक युग्म दिखा दें, तब यानी कि x और y का योगफल जो है हम लोग 180 उसे दिखा दें, तब भी यह बात प्रूफ हो जाएगी कि ये एक लाइन है। क्योंकि ऐसी एक हमारे पास अभिग्रहित थी कि अगर आसन्न कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है तब ये जो दो किरणें हैं वो एक रेखा का निर्माण करती हैं। तो आइए फिर इसी को सिद्ध किया जाए। तो पहले जो प्रश्न संख्या 4 में चित्र बना है उसको हम लोग बना लेते हैं। तो कुछ एक रेखा ऐसी खींची गई है, थोड़ा ऊपर लेते हैं, चित्र को बहुत बड़ा ना बनाते हुए छोटा सा चित्र बनाते हैं। कुछ एक संख्या मतलब एक रेखा ऐसी खींची गई है, एक रेखा कुछ यहाँ पे पॉइंट से कुछ इस तरह से है और एक रेखा कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे एक एंगल बना रही है। तो इस तरह से ऐसी रेखाएं खींची गई हैं। तो इसको नाम दिया गया है, ये सब रेखाएं क्या कहें, किरणें कहेंगे, ज़्यादा उचित होगा। तो जो इनका ये मीटिंग पॉइंट है जहाँ पे ये मीट कर रहे हैं, ये पॉइंट O है, और जो इधर ये रेखा का पॉइंट A है और इस तरफ भी कोई पॉइंट होगा B, इसको हम लोग नाम देते हैं C और इस वाले पॉइंट को नाम देते हैं D। तो इस तरह से अब इसमें कुछ एंगल दिखाए गए हैं जो बुक में दिए हुए हैं, तो उनकी वैल्यू, तो जो ये वाला एंगल है इसकी वैल्यू x डिग्री दी हुई है, जो ये वाला एंगल है इसकी y डिग्री दी हुई है, y है ये, और जो ये वाला एंगल है इसकी कितनी दी हुई, z दी हुई है, और इसकी वैल्यू दी गई है w। तो अब कुछ सवाल में दिया हुआ है, तो उस पार्ट को हम लोग कहाँ पे लिखेंगे? तो यहाँ पे देखिए, आप लोग जब पेपर में लिखेगा तो यहाँ पे चित्र के नीचे लिखेगा, हम यहाँ पे साइड में लिख दे रहे हैं ताकि अच्छे से दिखे और कापी बहुत बार बार ऊपर नीचे ना करना पड़े। तो दिया गया है, तो दिया गया है, क्या दिया गया है हमें कि जो एंगल y है और प्लस x है, या ऐसा दिया गया है कि x प्लस वाई है। तो यहाँ पे x प्लस वाई एंगल जो है ये बराबर किसके है, w प्लस जेड के, यानी कि इन दोनों कोणों का योगफल इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर है, ये w है। तो ये इतना दिया गया है। तो हमें सिद्ध क्या करना है? तो उसको यहाँ पे लिखते हैं, सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है कि जो AOB है, AOB एक रेखा है, एक रेखा है। दरअसल सिद्ध तो ये करना है, लेकिन हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि हमें ये सिद्ध करने के लिए हमें y प्लस एक्स या x प्लस वाई कह सकते हैं। x प्लस वाई की जो वैल्यू है ये हमें 180 डिग्री दिखा देनी है। अगर ऐसा हम दिखाने में कामयाब होते हैं तो
हम कह सकते हैं कि ये एक रेखा होगी, या हम लोग चाहे तो W प्लस जेड की वैल्यू या Z प्लस डब्ल्यू की वैल्यू, Z प्लस डब्ल्यू की वैल्यू को 180 डिग्री दिखा देते हैं, तब हम इस बात को बिल्कुल पुख्ता तौर पर एकदम डंके की चोट पे कह सकते हैं कि AOB एक रेखा होगी। तो अब आइए फिर इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया जाए। तो अब इसका यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हल। हल क्या है? तो हल के लिए देखिए, ये जो पूरे एंगल हैं, अगर इन सबको हम जोड़ दें तो 180 आने चाहिए, सॉरी 360 डिग्री आने चाहिए, 360 डिग्री, क्योंकि अगर हम इस पॉइंट से शुरू करें तो ऐसे मापते हुए यहीं तक आ जाएंगे तो 360 डिग्री पूरा घूम जाते हैं, तो ये 360 डिग्री होना चाहिए। और ये एंगल बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं है, तो ये सारे के सारे अगर जोड़ दिए जाएं तो 360 आना चाहिए। आप इससे सहमत हैं? अगर सहमत हो तो कमेंट में यस लिखिएगा। तो आप अगर इससे सहमत हैं तो इसको हम लोग ऐसा लिख ही सकते हैं, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड की जो वैल्यू होगी वो 360 डिग्री के बराबर आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। अब इसको हम लोग थोड़ा सा एक अलग तरीके से लिखते हैं, तो x प्लस वाई को ऐसे लिखें, W प्लस जेड को कुछ इस तरह से लिखा, कुछ भी नहीं किया गया है, बस इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग कर दिया गया है, दोनों चीजें हैं सेम चीज। तो अब देखिए, अब हमें दिया क्या गया था कि x प्लस वाई जहां पे होगा हम उसके जगह पे y प्लस डब्ल्यू टर्म यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं एंगल। तो ये जब दोनों एंगल बराबर हैं, एंगल का योग जो है दोनों का वो बराबर है, तो हम इस x प्लस वाई को हटाकर W प्लस जेड लिख सकते हैं, या W प्लस जेड को हटाकर x प्लस वाई लिख सकते हैं। तरीके दोनों से सिद्ध हो जाएगा, आपकी मर्जी, जो लिखना चाहे लिख लीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, x प्लस वाई को ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस इस W प्लस जेड को भी x प्लस वाई के रूप में हम लोग लिख देते हैं। इस तरफ आ गया 360 डिग्री। ओके, अब ये कहां से आया? तो ये हमें दिया गया है क्या कि x प्लस वाई जो है वो बराबर है W प्लस जेड के। तो ऐसा हमें क्वेश्चन में ही दिया गया था, यहाँ पे चूंकि का यूज किया जाता है। तो देखिए, अगर ऐसे डबल बिंदी ऊपर हो एक बिंदी नीचे हो तो इसे चूंकि कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्योंकि होता है। और इस तरफ से दो बिंदी नीचे हो, एक बिंदी अगर ऊपर रख दी जाए तो इसे इसलिए कहा जाता है, इसलिए। तो अब चूंकि ये इतना है इसलिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग जब इसको ऐड करेंगे, अगर वैसे ऐड करना चाहें तो इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो x और x जुड़कर 2x हो जाएगा और y जुड़कर 2y होगा, तो उसका फिर से हम लोग कॉमन ले सकते हैं 2 उसमें से। या आप इस पूरे को एक टर्म मानिए, इस पूरे को एक टर्म मानिए, इसको अगर हम लोग नाम दे देते हैं पूरे को p और इसको दे दें अगर नाम हम q, तो क्या हम ये अगर p नाम दिया तो इसको भी p ही नाम देना पड़ेगा, क्योंकि है तो दोनों बराबर, जाहिर सी बात है। तो इस p और p को जोड़ेंगे तो 2p आता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो x प्लस वाई है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई आएगा। जाहिर सी बात है, इतना समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आप लोग यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको ब्रैकेट को समाप्त कर दीजिएगा, x प्लस वाई करिएगा, फिर प्लस x प्लस वाई करिएगा, बराबर 360 डिग्री इसको दिखा दीजिएगा, और यहाँ से x जुड़कर 2x हो जाता है, y जुड़कर 2y हो जाता है, और इस तरह से 360 डिग्री इधर रहेगा। अब उसके बाद यहाँ से 2 कॉमन जब लिया जाता है तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री ये आ जाता है। देखिए सेम चीज वही है, यहाँ पे डायरेक्ट इस ब्रैकेट के बाहर 1 मान लिया गया था, दोनों को जोड़ के 2 लिख दिया गया था। यहाँ पे आप चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं, जैसा मेथड आपको अच्छा लगता हो, जैसा समझ में आता हो आप उसको वैसा कर सकते हैं। अब यहाँ से 2 कॉमन हो गया, तो अब यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ से 360/2 आएगा, जाहिर सी बात है। अब ये 2 इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, उस तरफ मल्टीप्लाई में था, इस तरफ डिवाइड में होगा। अब यहाँ से जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से x प्लस वाई की जो वैल्यू निकल कर आती है, x प्लस वाई की, वो कितनी निकल कर आती है, 180 डिग्री। अब चूंकि इसी के बराबर क्या है, x प्लस वाई के बराबर ही है क्या, W प्लस जेड, तो ये तीनों ही चीजें बराबर होंगी, तो इसलिए हम कह सकते हैं ऐसा। अब यहाँ पे आप लोग लिखना चाहें तो थोड़ा लैंग्वेज में इसको हम लोग लिख देते हैं कि चूंकि यदि
आसन्न कोण, या ऐसा कह सकते हैं, वही वाली प्रमेय ही पूरी लिख देते हैं। यहाँ पे ऐसा लिखिए, चूंकि यदि दो आसन्न कोणों का योगफल, जो दो आसन्न कोण बन रहे हैं एक दूसरे के, यदि आसन्न कोणों का योगफल 180 डिग्री हो, योगफल 180 अंश हो, तो एक किरण एक रेखा पर खड़ी होती है। तो इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि जो अपना ए कौन सा था, AOB थी, एक रेखा होगी, एक रेखा होगी। हम लोग ऐसा तो दिखा ही चुके हैं कि दोनों आसन्न कोणों का योगफल 180 आ रहा है यहाँ से। तो अब यहाँ पे अब इस प्रमेय के हिसाब से हम लोग ये तो कह ही सकते हैं कि AOB एक रेखा होगी। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको ये सवाल समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक बार मोटा मोटी फिर से समझा देते हैं। एक ऐसी रेखा दी गई थी, दो ऐसी किरण, सॉरी यहाँ पे किरणें थी, तो इनको ये सारे एंगल की वैल्यू दी गई थी। तो हमें दिया गया था सवाल में ही कि x प्लस वाई जो एंगल है और जो w प्लस जेड है, यानी कि x और y का योग w और z के योग के बराबर है। तो हमें सिद्ध करना था AOB एक रेखा है। हम इस बात को एक दूसरी लैंग्वेज में ऐसा भी लिख सकते थे कि हम अगर सिद्ध कर दें किसी प्रकार से कि x प्लस वाई या y प्लस x की वैल्यू 180 डिग्री है, या ऐसा हम सिद्ध कर दें कि w प्लस जेड या z प्लस w की वैल्यू 180 डिग्री है। तो इस जो अभिग्रहित थी इसी चैप्टर की पहली वाली, उसके हिसाब से हम लोग ऐसा कह सकते थे कि AOB एक सरल रेखा होगी। तो उसी को आधार बनाते हुए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करते थे। तो ये पूरा एक चक्कर पूरा काट रहा था, तो 360 डिग्री बन रहा था, और इस पे अगर सारे एंगल को जोड़ा जाए तभी ये पूरा चक्कर पूरा हो रहा था। तो यहाँ पे पूरे एंगल को जोड़ते हुए हम लोगों ने 360 डिग्री लिखा। अब उसके बाद उसी रूप को थोड़ा सा चेंज करके ऐसे लिख दिया गया, चीज वही है, ब्रैकेट बस लगाया गया है। तो अब उसके बाद आप लोग चाहे तो इसको डायरेक्ट ऐसे जोड़ लीजिए इसके सामने 1 मान के, या आप चाहे तो इस ब्रैकेट को हटाकर x को जोड़िए, फिर y को जोड़कर 2 कॉमन ले लीजिए, तब भी वहीं पे आप पहुंचेंगे। तो ये इतना आ जाता था। 2 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर गया डिवाइड में हो गया, डिवाइड होने पर 180 डिग्री आई x प्लस वाई की वैल्यू। तो x प्लस वाई की वैल्यू 180 डिग्री थी और x प्लस वाई के ही बराबर w प्लस जेड था, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि w प्लस जेड की वैल्यू भी 180 डिग्री ही आएगी। अब यहाँ पे लिख दिया गया है नीचे वही वाली अभिग्रहित की, यदि दो आसन्न कोणों का योगफल 180 डिग्री हो जाता है तो एक किरण एक रेखा पर खड़ी होती है। तो अब यहाँ पे वो जिस रेखा पर किरण खड़ी है, आसन्न कोण बना रही है, वो रेखा AOB ही थी, इसलिए हम लोग ऐसा कह सकते हैं बिल्कुल निश्चिंत होकर कि AOB एक रेखा होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको पहला क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो सॉरी, हमने गलती से क्वेश्चन नंबर 2 बोल दिया था, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक आकृति है 6.17 जिसे नाम दिया गया है। तो ये कुछ आकृति है 6.17 जो इस पूरे कॉन्सेप्ट में यूज होने वाली है। एक रेखा है POQ, एक रेखा है। तो POQ एक ऐसी सीधी रेखा है। किरण OR, किरण ये OR है, रेखा PQ पर लंब है, लंब है, दोनों तरफ 90-90 बनाएगी। किरणों OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है। जो ये अपना OP था रेखा, सॉरी किरण कहना उचित होगा। तो ये जो किरण OP थी और किरण OR थी, इनके बीच एक OS किरण है। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि जो एंगल ROS है, ROS ये वाला एंगल, ये आधा है किसके, अगर एंगल QOS इस पूरे एंगल को में से अगर POS यानी कि इस पूरे एंगल में से ये वाले एंगल को घटा दिया जाए तो जितना एंगल बचेगा उसका भी आधा ये वाला एंगल है। तो आइए फिर इसको पहले बुक पे बनाते हैं चैप्टर, फिर उसमें गोचने में अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग चित्र को कुछ इस तरह से बना लेते हैं। तो चित्र में हमें कह रहा है कि एक सीधी रेखा पहले तो है,
तो ये जो सीधी रेखा है इसको हम लोग नाम दे देते हैं कुछ, तो बुक में जो नाम दिया है उसे यूज कर लेते हैं। तो ये एक पी क्यू रेखा दिया था, पी क्यू रेखा दिया था, और इस पर एक रेखा थी जो लंब बना रही थी। तो वो रेखा कौन सी थी? तो वो रेखा थी आर ओ। ये जो रेखा थी आर, और यहाँ पे जो मिल रहा था ये पॉइंट ओ, तो इस किरण को हम लोग आर ओ किरण कह सकते थे। और यहाँ पे एक पॉइंट एस को मिलाती हुई एक किरण थी जो इन दोनों एंगल के बीच कह रहा था, बिल्कुल मिडिल नहीं है ये, कहीं भी बीच में कहीं भी है। यहाँ पे एक पॉइंट एस दिया हुआ था। तो अब इसमें सवाल में कह क्या रहा था, तो वो सवाल में सिद्ध करने के लिए ये कह रहा था सिंपली, तो कुछ इस सवाल में पहले तो दिया था ये कोण 90 डिग्री है और इन दोनों कोणों का जो योग होगा वो भी 90 डिग्री ही होगा। तो उसमें जो कह रहा था ये वाला जो कोण है, ये कोण जो है वो इस पूरे कोण का, कौन सा कोण? QoS, जो ये वाला कोण पूरा बन रहा है, इस कोण में से यदि ये वाला कोण घटा दिया जाए तब जितना बचेगा, इस बड़े वाले कोण में से ये वाला कोण घटाने पे जितना बच रहा है उसका भी आधा ये वाला कोण है। ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो आइए पहले जो कुछ दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो पहले दिया क्या गया है तो उसे लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है, तो देने के लिए जानकारी में है ही क्या, तो चाहे तो आप लोग इस सब को लिख लीजिएगा कि पी क्यू एक रेखा है, उस पर ओ आर एक लंब है, ये सब लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दिया हमें क्या गया है कि जो आर ओ है, ये जो किरण आर ओ है, ये यहाँ पे आप किरण लिख लीजिएगा आगे, किरण आर ओ रेखा पी क्यू पर लंब है। अब लंब है तो जाहिर सी बात है दोनों तरफ 90 डिग्री बनाएगी। तो और हमें सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ पे लिखिएगा सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध करना है कि जो एंगल अपने पास ROS है, जो एंगल ROS है, ये वाला एंगल ROS, ये बीच वाला एंगल जो है ये आधा है। किसका आधा है? जो एंगल ये वाला बड़ा वाला है, तो ये कौन सा है? SOQ कहिए या QoS कहिए। तो यहाँ पे एंगल QoS में से अगर इस वाले एंगल को घटा दिया जाए, ये वाला एंगल हटा दिया जाए, यानी कि POS कहिए या SOP कहिए, तो यहाँ पे POS ही कहना उचित होगा। POS का मतलब कि इसको हटाने पर ये आधा है। तो इतना हमें सिद्ध करना है। तो फिर हो गई बात कि दिया क्या गया है और सिद्ध क्या करना है। तो आइए फिर इस पे अब हल इसका करते हैं। तो अब देखिए ये जो पूरा एंगल है, ये वाला, ये एंगल बन किससे रहा है? तो ये वाला एंगल जोड़ा जा रहा है, ये इतना एंगल में इतना एंगल जोड़ दिया जाए तो ये पूरा एंगल बनेगा। इसको अगर लैंग्वेज में लिखना चाहें हम लोग तो ऐसा लिखेंगे कि जो एंगल अपना है QoS, ये बन कैसे रहा है? QoS ये पूरा वाला, इसको और इसको जोड़ने पे, तो हम लोग इसको यहाँ पे ऐसा लिखते हैं कि जो अपना एंगल है ROQ या QOR लिख लीजिए, QOR ऐसा भी लिख सकते हैं, ROQ लिख सकते हैं। तो इसको और ये जो एंगल था SOQ, इसको हम लोग जोड़ देते थे। QOR और SOQ को जोड़ने पे ये एंगल बन जाता था। तो इसको हम लोग नाम दे देते थे समीकरण 1। अब उसके बाद आगे भी कुछ है। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला कैसे बन रहा था? तो अगर हम लोग इस पूरे एंगल में से जो अपना POR है, POR में अगर हम लोग SOR को हटा दें तब इतना एंगल बचता था। तो इसी को अगर यहाँ पे लिखना हो तो जो एंगल अपना है POS, इसको ज्ञात करना है हमें। तो हम लोग क्या करते हैं, एंगल जो अपना है POR, ये पूरा एंगल में से ये इतना एंगल हटाना है हमें। तो यहाँ पे हम लोग माइनस करते हैं SOQ को, SOR को। तो SOR को यहाँ पे हम लोग माइनस कर देते हैं। यहाँ पे शायद कुछ गड़बड़ी हो गई है। तो जो ये QoS बन रहा था, यानी कि ये वाला एंगल QoS, ये पूरा एंगल बन रहा था, तो जोड़ा किसको जा रहा था? QOR ये वाले को, और
ये सॉरी SOR को जोड़ा जा रहा था, तो यहाँ पे SOR था, ये थोड़ा सा मिस्टेक थी, तो यहाँ से ये सेकंड हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे हमें एक स्मार्ट दिमाग लगाना होगा। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे बच क्या रहा है, तो अगर हम लोग किसी तरह से इसको मैनेज करके इस तरह से बनाया जाए, या जोड़कर या घटाकर, देखिए QoS तो आ रहा है, तो QoS तो आएगा ही आएगा। PoS यानी कि अगर इन दोनों को घटा दिया जाए तो ये टर्म हमें प्राप्त हो जाएगी, बिल्कुल प्राप्त हो जाएगी, और ये टर्म इसमें से हट जाए, ये मतलब जुड़ जाएगी, तो हो सकता है काम बन जाए। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ऐसा के समीकरण 1 में से 2 को घटाने पे 1 में से 2 को हम लोग घटा दे रहे हैं। तो देखिए इस तरफ 1 में से 2 को घटाएंगे तो इस तरफ क्या बचा, एंगल QoS इस तरफ से बचा, माइनस एंगल PoS बचा। और इस तरफ देखिए तो क्या हो रहा है, अगर हम लोग पहले इस चीज को लिख लेते हैं फिर उसके बाद इसको घटाते हैं, तो ये जो एंगल है QoR है, और यहाँ पे प्लस एंगल SOR है, प्लस एंगल POR है, और यहाँ पे माइनस था, सॉरी ये माइनस हो जाएगा क्योंकि हम लोग इसको घटा रहे हैं। तो अब ये माइनस इसमें अंदर गुणा करेगा तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस था तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से SOR आ गया। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, यानी कि जो लेफ्ट साइड था, राइट साइड था, उसको यहाँ पे सॉरी लेफ्ट साइड को इस तरफ घटा दिया गया, राइट साइड को इस तरफ से घटा दिया गया है, तो ये कुल मिला के प्राप्त हो गया। तो अब इसको अगर हम लोग गौर से देखें इसमें, तो हमें ये भी एक चीज दिख रहा है कि ये इस तरफ 90 डिग्री बना रहा है, तो ये भी 90 डिग्री ही बनाएगा, तो इस तरफ भी 90 डिग्री बनाएगा। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो एंगल अपना है यहाँ पे दिए गए की ही कैटेगरी में हम लोग इसको भी रख सकते हैं कि हमें ये भी दिया गया है कि जो एंगल है वो क्या है, ROQ कहिए या QOR कहिए, दोनों एक ही बात है, ये इस वाले एंगल के बराबर होगा POR के, तो ये एंगल POR के बराबर होगा, और दोनों ही होंगे 90 डिग्री, क्योंकि जब एक लंब रेखा जब लंब डाला जाता है रेखा पे तो दोनों तरफ 90 डिग्री के एंगल बनते हैं। तो अब उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया था, ROQ POR के बराबर है, तो ROQ कहिए या QOR कहिए, ROP या POR कहिए, इसके बराबर है। तो ये दोनों देखिए, ये प्लस में है ये माइनस में है, ये दोनों आपस में कट जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ, तो यहाँ पे आप लोग नीचे लिख लीजिएगा, चूंकि एंगल जो QOR था ये बराबर था एंगल POR के, ये दोनों बराबर थे इसलिए कट गए। अब इस तरफ से देखिए बचा क्या, QoS इस तरफ से बचा, माइनस एंगल POS इस तरफ से बचा, और इस तरफ से क्या बच रहा है, तो देखिए दोनों एंगल सेम है तो ये जुड़ जाएंगे, तो 2 इंटू एंगल SOR। तो देखिए अब इसको हम लोग थोड़ा सा पलट देते हैं, तो इस तरफ लिख देते हैं ऐसा, 2 एंगल SOR बराबर एंगल QoS, और यहाँ से माइनस एंगल POS। तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो एंगल SOR जो है वो हाफ इस तरफ आ जाएगा, तो हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल QoS माइनस एंगल POS, यही हमें सिद्ध करने के लिए कह रहा था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझा दिया जाता है, कुछ इस तरह से हमारा चित्र बना था। एक लंब इसमें दिया गया था कि ये एक लंब रेखा है, तो जब लंब रेखा किसी दूसरे रेखा पे गिरती है तो दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बनाती है। उस हिसाब से हम लोग ये पार्ट कह सकते हैं कि दोनों तरफ ये 90 डिग्री का कोण बना रही है, यानी कि बराबर कोण बना रही है। और हमें सिद्ध क्या करना था कि जो एंगल ROS है या SOR, यहाँ पे सॉरी सिद्ध करते वक्त SOR लिखा हुआ है, ये दोनों बातें एक ही हैं। तो ये जो SOR है, देखिए इसका इफेक्ट पड़ता है, SOR का इफेक्ट पड़ता है, लेकिन यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। जब हम इस तरफ से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मापते हैं तो हम लोग POS कहते हैं, और जब इस तरफ से नापते हैं तो SOP कहते हैं। तो ये डिफरेंस बाद में कहीं काम देगा। यहाँ पे आप लोग ऐसा कह सकते हैं, आपकी क्लास में ऐसा कहा जा सकता है, POS और SOP एक ही बात है। तो यहाँ से हमें सिद्ध करना था ROS जो है वो हाफ है QoS माइनस
POS एंगल के, यहाँ पे एंगल लगाना भूल गए हैं हम शायद, तो यहाँ पे एंगल भी यूज होगा। तो अब उसके बाद यहाँ पे कहा क्या जा सकता था, तो ये जो एंगल था या SOQ जो एंगल था वो इन दोनों के योग से बन रहा था, एंगल ROQ के या QOR कहिए और SOR के। तो इसी बात को यहाँ पे लिख दिया गया है कि ये एंगल इन दोनों के योग से बन रहा है। अब उसी तरह जो POS एंगल था वो अगर हम POR में से इतने पार्ट को हटा दें, यानी कि SOR को अगर हम लोग हटा दें तब ये इतना एंगल बच रहा था, तो उसी चीज को यहाँ पे लिख दिया गया था। अब इनको दो समीकरण मान लिया गया और दोनों मतलब पहले समीकरण में दूसरे समीकरण को हम लोगों ने घटा दिया। तो उसको घटाने के बाद यहाँ पे जब बाएं पक्ष को घटाया गया तो ये प्राप्त हुआ, दाएं पक्ष को घटाने पर ये प्राप्त होता है। अब यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि घटाया जा रहा है, तो यहाँ पे माइनस लगेगा, तो उस वजह से ये तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस से प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस से प्लस हो गया था। अब चूंकि ये चीज दी गई थी कि QOR जो एंगल है वो POR के बराबर है, यानी कि 90 डिग्री के दोनों हैं, तो इसलिए हम लोग इसको काट देते हैं यहाँ से, क्योंकि बराबर थे, घटकर 0 हो जाएंगे। तो अब इस तरफ जो बचा वो यहाँ पे लिखा था, इस तरफ ये दोनों का योग हो गया और एंगल 2 एंगल SOR आ गया। अब इस 2 को मतलब ये लिखा सेम था, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, तो ये लिख उठा। अब उसके बाद यहाँ पे इस 2 को उस तरफ भेजते हैं तो ये डिवाइड में हो जाता है, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ से SOR आ जाता है और यहाँ से हाफ एंगल QOS और ये माइनस एंगल POS आ जाता है, जिसे हमें सिद्ध करना था। तो उम्मीद करते हैं यहाँ की चर्चा आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो अब आइए इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में कोई चित्र दिया नहीं है। ये कह रहा है कि यदि दिया है कि एंगल XYZ, कोई एंगल बन रहा है XYZ जिसका मान जो है वो 64 डिग्री है, तो हमें ये अंदाज से ही बनाना पड़ेगा, और XY को बिंदु P तक बढ़ाया जाता है, जो अपनी किरण होगी, रेखा होगी XY, उसे बिंदु P तक बढ़ाया जाता है। तो दी गई सूचना से एक आकृति खींचिए, इतनी सूचना दी गई है जो उसी से एक आकृति खींचनी है। यदि किरण YQ जो एंगल ZYP को समद्विभाजित कर रहा है, यानी कि एंगल को दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो एंगल XYQ और प्रत्यावर्ती एंगल QYP के मान हमें ज्ञात करने हैं। पहले तो चित्र ही नहीं बना है तो इन सब का कोई मतलब है नहीं, तो पहले आइए चित्र बनाते हैं, तभी ये बातें हम लोगों को समझ में आएंगी। तो अब सबसे पहले जो आप लोग बुक में देखते रहिएगा अपनी, हम यहाँ पे बुक को साइड कर दिए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया था कि जो एंगल XYZ है वो 64 डिग्री है, तो पहले एक 64 डिग्री का हम लोग सिंपली एंगल बनाते हैं, उसके बाद इसका नामकरण दिए हुए एंगल के हिसाब से हम लोग कर देंगे। तो यहाँ पे एक पहले 64 डिग्री का एंगल बना देते हैं। तो ये एक लाइन ऐसी खींच दी हम लोगों ने, और यहाँ से अंदाजे से जो 64 डिग्री बनता है उसको, ये लगभग 60 डिग्री ऐसे ही बनता है, थोड़ा सा उससे ज़्यादा होगा, तो हम लोग मान लेते हैं ये 64 डिग्री का एंगल अपने पास बनकर रेडी है। अब बारी है इसको नामकरण करने की। देखिए जो एंगल था वो क्या कह रहा था, एंगल कौन सा था, तो XYZ था, यानी कि हमारे पास इस तरफ कहीं X हो सकता है, यानी कि ये पॉइंट तो जाहिर सी बात है कि Y ही होगा। यहाँ पे ना लिख के यहाँ पे लिखिए, ये पॉइंट तो Y ही होगा। अब X या तो इधर हो सकता है या तो इधर, तो किसी भी तरफ आप मान लीजिए, या थोड़ा सा और आगे देखते हैं क्या दिया हुआ था, और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया था। तो जो XY था, जो किरण XY होगी, तो X को हम लोग इधर ही मानेंगे, तब अपने पास बढ़ाने के लिए बिल्कुल उचित होगा। तो यहाँ पे हम लोग Z मान लेते हैं, तो ये एंगल XYZ 64 डिग्री हो गया, और जो अपना ये किरण बन रही है XY, इसको थोड़ा सा बढ़ाया गया है, तो हम लोग इसको इस तरफ कुछ बढ़ा देते हैं। तो इस तरफ हम लोग बढ़ाते हैं, तो यहाँ से बढ़ाते हैं, तो कहाँ तक इसे बढ़ाया गया है, तो इसे पॉइंट P तक बढ़ाया गया है। तो यहाँ से कहीं पॉइंट P होगा, इसे पॉइंट P तक बढ़ाया गया है, तो इतनी सी बात हो गई। अब आगे कुछ कह रहा है कि जो एंगल अपने पास एक किरण YQ है,
एक यहाँ से इस पॉइंट Y से स्टार्ट होनी है, Q पॉइंट तक जानी है, एक किरण ऐसी खींचनी है हमें कि वो जो एंगल बन रहा है ZYP, यानी कि ये जो पूरा एंगल बन रहा है इसे समद्विभाजित करे, यानी कि कुछ इस तरह से। तो ये कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ पे खींच देते हैं, तो ये हो जाती है अपनी YQ, ये पॉइंट Q हो गया। तो अब देखिए इसमें ये कह रहा था कि क्योंकि एंगल को समद्विभाजित कर रहा है तो ये जितना एंगल होगा, तो इसको कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं कि ये जितना एंगल होगा उतना ही एंगल ये भी होगा। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए ये चित्र तो बन के रेडी है, इसको सॉल्व करने के लिए कुछ चीज़ें अब इसमें हमें पता चल चुकी हैं कि जो चीज़ें हम लोग कह सकते हैं कि ये हमें ज्ञात है। अब हमें इस पर कोई भी एक्स्ट्रा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए उसको लिखते हैं क्या क्या ज्ञात है। तो जो हमें ज्ञात है उसे यहाँ पे लिखते हैं कि दिया गया है, दिया गया है। तो क्या क्या हमें दिया गया है, तो पहली बात तो हमें दी गई है कि जो एंगल XYZ था वो 64 डिग्री का था, जाहिर सी बात है 64 डिग्री का था, और ये दोनों एंगल्स बराबर थे, यानी कि एंगल जो अपना था P या QYP कह लीजिए, PYQ कह लीजिए, तो QYP एंगल जो है वो बराबर है एंगल Y और Z के, वो सॉरी QYZ के, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। इतनी चीजें दी हुई हैं, ये सेकंड चीज थी जो दी गई थी। अब देखिए इसमें सिद्ध क्या करना है हमें, तो हमें सिद्ध इसमें ये करना है कि जो एंगल XYQ बन रहा है, तो यहाँ पे नीचे लिखते हैं हमें जो सिद्ध मतलब ज्ञात करना है, जो हमें ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात क्या करना है कि एंगल जो अपना है XYQ, कौन सा एंगल XYQ, ये पूरा एंगल इसको हमें ज्ञात करना है, और प्रत्यावर्ती एंगल YQYP तथा प्रत्यावर्ती कोण कौन सा एंगल QYP भी हमें ज्ञात करना है। एंगल एक कौन सा कोण, प्रत्यावर्ती कोण QYP, तो QYP यानी कि ये पूरा बड़ा वाला एंगल हमें ज्ञात करना है। प्रत्यावर्ती कोण 180 डिग्री से ज़्यादा होता है, इसलिए ये तो 180 डिग्री से ज़्यादा हो नहीं सकता, तो यही वाला कोण 180 डिग्री से ज़्यादा होगा, हमें यही ज्ञात करना है। तो देखिए अब इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग इसमें कुछ चीज़ें हम लोग डिनोट कर देते हैं। मान लेते हैं ये x डिग्री का है, तो ये भी x डिग्री का ही होगा, और ये पूरी एक किरण है, तो इस तरफ का जो पूरा एंगल बनेगा ये 180 डिग्री बनेगा, ये 180 डिग्री बनेगा, तो इस तरफ भी 180 डिग्री ही बनेगा, क्योंकि ये आप ऐसे कह सकते हैं कि एक ऋजु कोण नीचे भी बनेगा, या ऐसा कह सकते हैं इन दोनों कोणों को एक कोण मान लीजिए, तब आप कह सकते हैं कि ये दोनों आसन्न कोणों का रैखिक युग्म बना रहे हैं, यानी कि ये 2x कोण और 64 डिग्री कोण को जोड़ने पे 180 आना चाहिए। तो यहीं से हम लोग अपनी बात की शुरुआत करते हैं हल में, कि जो कोण x डिग्री है और इसी में कोण x डिग्री और जो है उसको जोड़ा जाए और 64 डिग्री को जोड़ा जाए, तो ये 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए, क्योंकि ऐसा ये आसन्न कोणों का अगर इसको एक कोण पूरा दे दिया जाए और इसको एक कोण दे दिया जाए तो ये दोनों आसन्न कोणों का रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो ये इस वजह से यहाँ से 180 डिग्री, तो देखिए x x को जोड़ेंगे तो 2x डिग्री हो गया, और यहाँ से प्लस 64 डिग्री, और यहाँ से बचा 180 डिग्री। अब इसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे 2x डिग्री बचा, 64 डिग्री जब 180 में से घटेगा तो कितना आएगा, 180 में से 64 डिग्री गया, तो 80 में से 64 को घटाते हैं हम लोग, तो 2x यहाँ से आया, तो यहाँ से 6 यानी कि 16 बचा, तो x डिग्री बराबर 160 डिग्री यहाँ पे बचा, 116 डिग्री। तो यहाँ से अब 2 को इस तरफ भेजेंगे तो x डिग्री बराबर कितना निकल कर आता है, यहाँ पे 58 डिग्री, चूंकि 2 इस तरफ आएगा तो डिवाइड करेगा, तो x की वैल्यू जो निकल कर आती है वो 58 डिग्री निकल कर आती है। तो ये 58 डिग्री हो गया, ये भी 58 डिग्री हो गया, चूंकि कोण समद्विभाजित हो रहे थे।
तो बस अब इसमें ज़्यादा बहुत कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। ज्ञात क्या करना था हमें, एंगल एक्स वाई क्यू को। तो एंगल देखते हैं कहाँ पे है, एंगल एक्स वाई क्यू, ये पूरा एंगल एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू जो एंगल था, जो एंगल एक्स वाई क्यू था, इसको निकालने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ रहा था। तो एक्स वाई क्यू को निकालने के लिए हमें एंगल क्यू वाई जेड को जोड़ना पड़ रहा था। तो यहाँ पे नीचे लिखते हैं एंगल क्यू वाई जेड, और इसी में जो एंगल क्यू वाई जेड है, क्यू वाई जेड, इसमें हम लोग एंगल को जोड़ रहे थे जेड वाई एक्स को। तो इसी में हम लोग प्लस एंगल जेड वाई एक्स को कर रहे थे। तो अब इसकी वैल्यू जो थी अपने पास 58 निकल कर आई थी, 58 डिग्री, और इसकी दी गई थी 64 डिग्री, या यहाँ पे एक्स वाई जेड कह लीजिए या वाई जेड वाई एक्स कह लीजिए, बात एक ही है। तो अब इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो यहाँ से इस एंगल की वैल्यू निकल कर कितनी आ रही थी, तो 8 4 12 हो जाते हैं, और 6 5 11 1 12, तो 122 डिग्री इसकी वैल्यू निकल कर आ रही थी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पहला एंगल निकालना पता चल गया होगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो प्रत्यावर्ती एंगल निकालने को कह रहा था, वो प्रत्यावर्ती एंगल था कौन सा, तो उसको दिखाते हैं हम आप लोगों को। तो ये प्रत्यावर्ती एंगल क्यू वाई पी कह रहा था, क्यू वाई पी, यानी कि ये वाला पूरा एंगल निकालने के लिए कह रहा था। तो ये पूरा एंगल निकालने के लिए कह रहा था। तो ऐसा हम करते हैं कि 360 में से यदि हम लोग इस एंगल को हटा दे तो प्रत्यावर्ती एंगल निकल आएगा। तो वही काम करते हैं यहाँ पे। तो यानी कि जो प्रत्यावर्ती एंगल, प्रत्यावर्ती कोण जो था अपने पास क्यू वाई पी, तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 360 डिग्री में से एंगल क्यू वाई पी को हटा देते हैं, क्यू वाई पी को हटा देते हैं। यानी कि यहाँ पे ये जो पूरा एंगल 360 बन रहा था उसमें से क्यू वाई पी को हटा देते हैं, यानी कि 58 डिग्री हटा देते हैं। तो अब इस 360 में से हम लोग 58 डिग्री को माइनस करते हैं, 58 डिग्री को यहाँ से माइनस कर दिया, तो ये बचा कितना, 302 डिग्री। तो यही हो जाता है इसका उत्तर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गई होगी, कहीं कोई डाउट रह ना गया होगा। तो एक बार इसको हम लोग फिर से आपको रिवाइज कर देते हैं जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया था कि एक एंगल है एक्स वाई जेड जिसकी वैल्यू 64 डिग्री दी गई थी, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने ये एंगल खींचा। फिर उसमें इसको एक्स नाम दिया, वाई नाम दिया, वाई इसको दिया और जेड नाम इसको दिए। फिर उसके बाद ये कह रहा था एक्स वाई को थोड़ा सा बढ़ाया गया है, तो थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया। फिर जो ये एंगल पी वाई जेड बन रहा था उसको समद्विभाजित करते हुए एक रेखा वाई क्यू थी, तो यहाँ पे समद्विभाजित करते हुए, यानी कि दोनों एंगल बराबर थे। अब इन दोनों एंगल को एक यूनिट मानते हुए हम लोगों ने ये आसन्न कोणों का रैखिक युग्म दिखाते हुए इसको 180 डिग्री के बराबर दिखा दिया। तो 180 डिग्री के बराबर हम लोगों ने इसे दिखा दिया। अब यहाँ पे x x जुड़कर 2x हो गए और ये 64 डिग्री ऐसे ही रहा। अब इस 64 डिग्री को इस तरफ भेजा हमने, तो ये 180 में से घटकर 116 डिग्री बन गया, और यहाँ पे 2x डिग्री ऐसे ही था। 2 से इस तरफ डिवाइड किया, 2 से इस तरफ भी डिवाइड किया, तो ये 2 तो कट गया, यहाँ से 58 डिग्री बचा। तो अब ये 58 डिग्री को हम लोग इस चित्र में दिखाते हुए ऐसा कह सकते हैं कि ये भी 58 डिग्री का एंगल, ये भी 58 डिग्री का एंगल। अब हमें ज्ञात क्या करना था, एंगल एक्स वाई क्यू को, यानी कि इस वाले एंगल को एक्स वाई क्यू, ये पूरे एंगल को ज्ञात करना था हमें, ये वाला। तो अब ये वाला एंगल इन दोनों के योग से बन रहा था, तो 64 डिग्री और 58 डिग्री को हम लोगों ने जोड़ दिया। 64 डिग्री और 58 डिग्री को जोड़ा तो 122 डिग्री मिला। अब दूसरी बात थी प्रत्यावर्ती कोण क्यू वाई पी को, यानी कि प्रत्यावर्ती कोण जो 180 डिग्री से बड़ा हो, तो इस तरफ वाले एंगल को लेंगे, इस तरफ वाले एंगल को नहीं लेंगे। तो पूरा तो 360 था, उसमें से अगर इतना हटा दे तो ये प्रत्यावर्ती कोण ही बच जाता था। तो हम लोग 360 में से ये वाला कोण हटा देते हैं 58 डिग्री, तो ये प्रत्यावर्ती कोण 302 डिग्री बचता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक की बात आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। कहीं कोई डाउट रहा हो तो टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कीजिएगा। तो इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। आगे जो प्रश्नावली 6.2 है उसको सॉल्व करने के लिए फिर से कुछ नियम, कुछ प्रमेय हैं, उनको हम लोग बिना सॉल्व किए हुए उस चैप्टर को नहीं सॉल्व कर सकते हैं, उस प्रश्नावली को नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए अब नेक्स्ट वीडियो में पहले हम लोग उन रूल पे चर्चा कर लेंगे, उसके बाद प्रश्नावली 6.2 को सॉल्व करेंगे।
तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिससे वो भी जुड़ सके। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई वीडियो डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।